हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे और ग्रामर बुक में चैप्टर 16 चैप्टर का नाम है समास। तो आप लोग अपने सामने ग्रामर बुक निकालें। चैप्टर 16 अध्याय खोलें। शीर्षक है समास। तो आज बच्चों हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे, समास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जब भी दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक नया पद यानी एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस सब संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं कि शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये परिभाषा आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो सरल भाषा में आप समास की परिभाषा जानें कि शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने जाना, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। तो सरल भाषा में समास की जो परिभाषा हुई, जो कि आपके बुक में नहीं है, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राजमहल, रात और दिन, ये समास के उदाहरण हुए। अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यानी समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसे आपको याद करने हैं। समास की परिभाषा, समास के कितने भेद, भेदों के नाम, ये सभी आपको याद करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी समासों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसकी मुख्य पहचान क्या है या इसे समझने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो। अब इस बात को तुम अच्छी तरह से समझो कि जिस समास में पहला पद यानी पहला शब्द क्या हो, प्रधान हो। प्रधान हो मतलब मुख्य हो, और समस्त पद जो है वो अव्यय हो, समस्त पद अव्यय हो, उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उदाहरण के तौर पे यथाशक्ति। यथाशक्ति में देखो पहला शब्द जो है वो प्रधान है। यथा, शक्ति के अनुसार, प्रत्येक, एक एक, भर पेट, पेट भर कर, प्रति क्षण, क्षण क्षण, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह। तो इस तरह से ये समास समस्त पद हैं और उनका समास विग्रह हुआ। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि इसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है, प्रमुख होता है। प्रधान मतलब प्रमुख। और समस्त पद जो है वो अव्यय होता है, और समस्त पद अव्यय होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। तो इसलिए बच्चों, जब आप ग्रामर बुक पढ़ते हो, जब व्याकरण पढ़ते हो, तो इसमें छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देने की है
गहराई से समझने का है। आप इसे रट कर याद कर कर इन बातों को ज़्यादा दिनों तक नहीं दिमाग में बैठा पाएंगे जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं। तो इसलिए आप ये प्रयास करें कि आप कि समास को समझें कि कौन से समास में किन किन बातों की प्रधानता होती है। अब अगले समास की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पेज नंबर 94 उसे आप निकालें और उस पर ध्यान दें। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो। कारक चिन्ह समझते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये जो चिन्ह हैं, कारक के चिन्ह आप पढ़े हैं ना। कारक के वे जो 8 भेद होते हैं और उनके चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो ये 8 जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, इसके पहले आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास में उसकी पहचान क्या है कि उसमें पहला पद प्रधान होता है और इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखो, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष। इसे भी आपको याद रखने हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपने जाना समास के बारे में, इसके बाद आपने जाना समास के भेदों के बारे में कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला यानी भेदों के मैं नाम बता देती हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया अव्ययी भाव समास के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और समास करने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो उन्हीं कारक चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए देशगत। अब इसको जब हम समास विग्रह करेंगे, देश को गया हुआ, सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला को, तो ये को जो है चिन्ह, ये किस कारक के चिन्ह है? कर्म कारक के। ठीक है, तो इसलिए इस समास का नाम पड़ा कर्म तत्पुरुष। यानी तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ये आपको याद रखने हैं और इसे समझने भी है। तत्पुरुष समास के 6 भेद, जिसमें इसमें कर्म कारक की विभक्ति का को जो है को का लोप हो जाता है। देशगत, सुखप्रद, मनोहर, ग्रंथकार। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देश को गया हुआ, सुखप्रद में जब हम विग्रह करेंगे सुख को प्रदान करने वाला। मनोहर, इसको जब हम विग्रह करेंगे मन को हरने वाला। और ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि समस्त पद में कर्म कारक के जो को चिन्ह है वो को चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब गायब हो जाना। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तब हम उस कर्म कारक के को चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। करण तत्पुरुष समास में यानी करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, या पढ़े हैं तो से या के द्वारा समस्त पद जब आप देखोगे तो उसमें वो चिन्ह का लोप हो जाता है, वे चिन्ह नहीं रहते हैं। और वे चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब हम समास विग्रह करते हैं। जब समास विग्रह करते हैं तब उन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अब देखें ध्यान से, करण तत्पुरुष में तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, भयाकुल, भय से आकुल। अब यहाँ पर देखो समास विग्रह करते समय करण कारक के से चिन्ह का प्रयोग हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित। तो इस तरह से करण कारक की विभक्ति जो है यानी चिन्ह जो है वो से के द्वारा, और जब हम समास विग्रह करते हैं तब उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए का लोप हो जाता है। लोप होना यानी गायब हो जाना। समस्त पद क्या है? देशभक्ति, सत्याग्रह, पाठशाला, गुरु दक्षिणा। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो फिर उन्हीं चिन्हों की सहायता से हम समास विग्रह करेंगे। देश के लिए भक्ति, सत्य के लिए आग्रह, पाठ के लिए शाला, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह से समास विग्रह करेंगे। ठीक है, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होता है? को के लिए आप पढ़े भी होंगे कारक चैप्टर में। और आज जब हम तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं तो उन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब समस्त पद जब आप उसका करते हैं तो उन चिन्हों का लोप हो जाता है। जब समस्त पद में आप देखते हैं तो उन चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी वे चिन्ह गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है और इसकी पहचान है अलग होना। इसकी क्या पहचान है? अलग होना। अपादान कारक धनहीन, धर्म भ्रष्ट, विद्याहीन, बंधन मुक्त। अब इसमें लोप इसका कैसे हम समास विग्रह करेंगे? धन से हीन, धर्म से भ्रष्ट, विद्या से हीन, बंधन से मुक्त। तो ये जो यहाँ पर से चिन्ह लगा, ये किस कारक के से चिन्ह का प्रयोग हुआ? अपादान कारक के से चिन्ह का प्रयोग हुआ। और जैसे कि आपने कारक चैप्टर में पढ़ा होगा कि अपादान कारक का मतलब अलग होना, जिसमें पृथक होना व्यक्त हो। जिस वाक्य में यह पता चले कि कोई वस्तु या व्यक्ति या किसी से तुलनात्मक बोध हो, उसमें अपादान कारक के से चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, धनहीन यानी धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। विद्याहीन, विद्या से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो ये सारे जो है वो अपादान तत्पुरुष समास के समास विग्रह हुए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 95। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। जैसे समस्त पद में राम भक्ति, विग्रह करेंगे कैसे? राम की भक्ति। जीवन साथी, जीवन का साथी। भारत रत्न, भारत का रत्न। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। तो इसमें संबंध कारक के का, की, के का जब हम विग्रह करेंगे समास विग्रह,
तब इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, लेकिन समस्त पद में इन चिन्हों का लोप हो जाता है, ये चिन्ह गायब हो जाते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि जब हम इन समस्त पदों का विग्रह करेंगे तब हम उन कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, लेकिन समस्त पद में वे सारे चिन्ह जो है वो लोप हो जाएंगे, वे गायब हो जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, जैसे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। रण कौशल, रण में कौशल। नीति निपुण, नीति में निपुण। चिंता मगन, चिंता में मगन। तो एक तरफ समस्त पद हुआ और दूसरी तरफ विग्रह यानी समास विग्रह। समास विग्रह मतलब समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में पर, आप जानते ही हैं। तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। रण कौशल, रण में कौशल। नीति निपुण, नीति में निपुण। चिंता मगन, चिंता में मग्न। अब है आगे देखो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है बच्चों, इसे ध्यान से पढ़ना और समझना। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा दूसरा पद विशेषण का विशेष होता है अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो चरण कमल। चरण कमल, तो इसमें क्या बता रहा है, जिस समास में पहला पद विशेषण, पहला पद जो है वो क्या होता है विशेषण और दूसरा पद विशेषण का विशेष। कमल कैसा है, यानी चरण जो है वो किस तरह से है, कमल रूपी चरण। कमल रूपी चरण। उपमान और उपमेय का संबंध पूर्व पद और उत्तर पद में। पूर्व पद क्या हुआ चरण और उत्तर पद क्या हुआ कमल, तो दोनों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। परमानंद, परम है जो आनंद। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी उपमान और उपमेय दोनों के साथ यहाँ मेल है, संबंध है। पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद जो उसके बाद जो आता है, जैसे मान लो पहला पद क्या हुआ चंद्रमुख में चंद्रमुख हुआ उत्तर पद, तो मुख कैसा है चंद्रमा के समान। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। मुख मतलब चेहरा, मुख मतलब चेहरा, ठीक है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। अंबर का अर्थ क्या होता है वस्त्र। ऐसे अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंबर का अर्थ होगा वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़ा। तो पीतांबर पीला है जो वस्त्र, और पीतांबर कौन धारण करते हैं विष्णु, तो यहाँ पर होगा पीतांबर पीला है जो वस्त्र। तो इस कारण यहाँ उपमान और उपमेय दोनों के बीच संबंध व्यक्त किया जा रहा है। तो ये कर्मधारय कर्मधारय समास की ये प्रमुख पहचान है, जिसमें उपमान और उपमेय के बीच संबंध होता है, और जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण का विशेष होता है, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं समास से संबंधित जानने वाली।
सिर्फ याद करोगे तो तुम गहराई से इन बातों को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें गहराई से समझना होगा, तभी तुम आने वाली कक्षाओं में समास चैप्टर को अच्छी तरह से समझकर उन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। नेक्स्ट समास है द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास, अब इसकी पहचान क्या है? इसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी संख्या संबंधित जो बातें व्यक्त होता हो। पहला पद, पहला शब्द जो संख्यावाची होता है, जिसमें संख्या का पता चले, गिनती का पता चले, उसे बोलते हैं, वह द्विगु समास है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अब यह पहला पद क्या हुआ? त्रिभुवन। त्रि मतलब 3, तो यह क्या हुआ? संख्यावाची। इसमें संख्या से संबंधित बातें प्रकट हो रही है ना। तो इस समास की पहचान क्या है कि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9 ग्रह। 9 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। 9 मतलब 9, तो यहाँ पर 9 ग्रहों का समूह, तो ये पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची, जिस कारण यह कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। ठीक है। इस तरह से समझोगे तो तुम आसानी से पहचान पाओगे कि यह कौन से समास का उदाहरण है और इस समास का नाम क्या होना चाहिए। तो इसे पहले विस्तार से समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट है नवनिधि। 9 निधियों का समूह। शताब्दी, 7 वर्षों का समूह। 7 वर्षों का समूह, शताब्दी। तो ये सारे जो मैंने उदाहरण आपके सामने रखे, ये सभी उदाहरण जो हैं वो संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें संख्या संबंधित बातें प्रकट हो रही हो, उस समास को बोलते हैं द्विगु समास। और जब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करना यानी समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो ये बातें इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि तुम्हें समास विग्रह करते समय आसानी से समझ सको और किस तरह से करना है उन बातों को भी आप जान सको। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। और ये जो समास के मैंने जितने भेद आपके सामने अभी उल्लेख किए, इन सभी भेदों को आपको याद करने उदाहरण के साथ। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। इसकी पहचान क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो इसमें दोनों पद प्रधान है। प्रधान मतलब प्रमुख, मुख्य, ये बातें होती है। रात दिन, तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? रात और दिन। लेकिन ऐसे आप उदाहरण में देखोगे, यानी समस्त पद में रात दिन, माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो रात और दिन, और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी मुख्य पहचान यही है। द्वंद्व समास की मुख्य पहचान है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और जो है ये कारक यानी जो उसका लोप हो जाता है। लोप होना यानी गायब हो जाना। जब समस्त पद में और जो शब्द है उसका लोप हो जाता है, वो नहीं रहते। लेकिन वही जब हम समास विग्रह करते हैं तो वह और जो है उसको हम उसकी सहायता से ही हम समास विग्रह कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है नर नारी। नर के बीच में देखो दिया हुआ डैश देकर नारी। अब जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नर और नारी। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा। तो प्रायः इस तरह के ही ये एक तरफ से कहो युग्म संबंधित ये जो है वो शब्द रहते हैं, यानी जोड़े में ये शब्द आते हैं। भाई बहन, माता पिता, रात दिन, ऊंच नीच। तो इस तरह के जो आपको देखेंगे ये समास में ये शब्द
तो ये आप समझ सकोगे कि यह द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। जैसे कि इसके पहले मैंने पढ़ाया था द्विगु समास की क्या पहचान है कि पहला पद संख्यावाची होता है, इसकी मुख्य पहचान है। पहचान को समझो, सिर्फ रट्टा मार के रट कर याद करोगे तो उससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला है नहीं। पहचानोगे तभी तुम उस समास की गहराई को जान पाओगे और तुम तभी आसानी से समस्त पदों को बता पाओगे कि यह कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब यह ध्यान दो कि जिस समास की पहचान क्या है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसकी यह मुख्य पहचान है। ये जानने वाली बात है। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हो, यानी जिसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हो। संकेत करना यानी इशारा करना, वह हुआ बहुव्रीहि समास की पहचान। दोनों पद यानी इसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है। इसकी मुख्य पहचान यही है। उदाहरण के तौर पे दशानन। दशानन मतलब 10 सिरों वाला, यानी सर मतलब किसका था? रावण का। 10 है आनन जिसका। अब इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे? 10 है आनन जिसका अर्थात रावण। तो दशानन यानी दोनों पद किसी और तीसरे पद की ओर संकेत किए। तो तीसरा पद क्या हुआ? उदाहरण में क्या आया? यानी नाम सामने क्या तुम्हें दिख रहा है? रावण। यानी उपमा किसके साथ की जा रही है? रावण। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। ठीक है, नेक्स्ट देखो चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो यहाँ भी देखो चतुर्भुज, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं और वो तीसरे तरफ संकेत कर रहा है, यानी किसी और की तरफ वो इशारा कर रहा है। और वह क्या है? वह उपमा किसके तरफ दी जा रही है? तो वह उपमा जो है वो नाम निकल के आ रहा है। चतुर्भुज किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ ये समास की पहचान क्या है कि जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और या दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। संकेत करना यानी बताना या इशारा करना, वह उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो आज इस चैप्टर में बच्चों समास के बारे में आपने जाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और सरल भाषा में मैं अगर आपको समास की परिभाषा बताऊं, जो कि आपके बुक में नहीं है, समास की परिभाषा है शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद भी कर पाओगे और साथ ही साथ जो इसके उदाहरण मैंने बताए, वह उदाहरण जैसे कि राजमहल, राजा का महल। और इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, 6 भेद होते हैं। तो आज जो मैंने इस समास चैप्टर में जिन बातों के बारे में चर्चा की, उन बातों को आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अगर कहीं भी किसी वाक्य में या किसी उदाहरण में आपको दुविधा महसूस हो या आपकी समझ से बाहर हो, तो आप लाइव क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर से संबंधित जो भी बातें थी मैं आपके सामने रखी और आप उसे ज़रूर समझे हो।